तो लास्ट क्लास में मैंने तुमको एक होमवर्क दिया था कि तुमको साइज ऑफ कैटायन और साइज ऑफ एनायन जो है वो खुद लिखना था। समझा? मैंने आपको दिया था। तो जो हम लोग हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो बेसिक ट्रेंड्स, जो जनरल करेक्टरिस्टिक्स हम लोग कर रहे थे, उसमें जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक हमें करनी है वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी या इसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि हमें देनी पड़ती है किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम को, ताकि उसके आउटर मोस्ट शेल में से, वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सके। तो आप एक एटम है, आप चाहते हैं कि उसके आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल के फेंक दें, तो उसके लिए आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसे ही हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसे आप डेल आई कैपिटल एच से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन लिखो। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, the minimum amount of energy required to remove required to remove required to remove an electron from the outermost shell from the outermost shell from the outermost shell of an isolated gaseous atom of an isolated gaseous atom is called ionization enthalpy is called ionization enthalpy। आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब है अकेला एटम हो और गैसियस स्टेट के अंदर पाया जाए, ऐसे एटम को अपन बोलते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो आपको आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकालना है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम में से बाहर निकलने से कौन रोक सकता है? बताओ। एक इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में से बाहर निकलने के लिए कौन रोक सकता है? हाँ जी, न्यूक्लियस। तो मतलब कि अगर न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में डिस्टेंस कम हुआ तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। और अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर हुआ तो इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, मतलब उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगी ज्यादा। तो साइज और आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इस हिसाब से एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। मतलब साइज जितना ज्यादा छोटा होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो उतनी ही ज्यादा होगी उस एटम की। तो आपके सामने बोर्ड पर दो एटम जो है वो बनाए गए हैं, एक है एटम ए, एक एटम बी। आपको दिखाई दे रहा होगा कि एटम ए में सिर्फ 2 शेल हैं, जबकि एटम बी में टोटल 3 शेल हैं। मतलब एटम बी का साइज जो है वो ए से बड़ा है। तो एटम बी के केस में आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। तो डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया? कम। और अगर अट्रैक्शन फोर्स कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन को उस आउटर मोस्ट शेल से निकालने के लिए जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी एटम को, वो कम होगी किसके मुकाबले?
एटम ए के मुकाबले। तो डेल आई एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, और इसका रीजन फटाफट से अपनी ओन लैंग्वेज के अंदर लिख लो कि साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है, जैसा मैंने बताया अपनी ओन लैंग्वेज में जल्दी से लिख लो। हाँ जी, लिख दिया। तो मेरे पास में एक एलिमेंट है ई, मैं चाहता हूं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में वो बन गया ई प्लस, यूनिपॉजिटिव आयन बन गया। अब जब वो यूनिपॉजिटिव आयन बन गया है तो मैं चाहता हूं कि अब इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल दिया जाए। तो आपको फिर से क्या देनी पड़ेगी, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, और अब वो ई प्लस से बन जाएगा ई प्लस टू, मतलब कि यूनिपॉजिटिव आयन से बन जाएगा वो डाई पॉजिटिव आयन। इस समय जो आपको एनर्जी देनी पड़ी, आपने मान लिया इसे सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और जब वो डाई पॉजिटिव आयन बन गया था, ई प्लस टू बन गया था, तो आप चाह रहे हैं कि एक और इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाए और ये ई प्लस टू से ई प्लस थ्री बन जाए, मतलब कि डाई पॉजिटिव आयन से ट्राई पॉजिटिव आयन बन जाए। तो इस केस में आपको तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ी, वो जो आपकी एनर्जी है वो आपने मान लिया उसको उसकी थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे पहली चीज जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो ये है कि ई प्लस और ई प्लस टू, इनके एटॉमिक साइजेस का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब पहले उसको लिखना जिसका साइज सबसे बड़ा हो, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। ये जो तीन एलिमेंट, ये जो हमने तीन केस लिए, ई प्लस और ई प्लस टू, इनके साइज का डिक्रीजिंग ऑर्डर पहले उससे लिखो जो सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, क्या होगा। सबसे बड़ा जो है वो होगा आपका ई, उससे छोटा ई प्लस, और सबसे छोटा हो जाएगा आपका ई प्लस टू। क्योंकि जैसा मैंने आपको होमवर्क दिया था, आपने अगर किया हो, तो जितने ज्यादा कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता जाएगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स उतना ही बढ़ता जाएगा, और अगर ऐसा है तो साइज उतना ही छोटा होता जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि ई प्लस टू का साइज सबसे छोटा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड केस में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि ई प्लस टू का साइज ई और ई प्लस वन के कंपैरिजन में ज्यादा छोटा है। जबकि ई के केस में आपने अब तक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला है, तो इसका मतलब ई का साइज सबसे बड़ा है, तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो सबसे कम होगी। तो इसका मतलब जो बोर्ड पर आपको सामने तीनों रिएक्शन, तीनों इक्वेशन दिखाई दे रही हैं, उनमें से सबसे ज्यादा जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो होगी बच्चों थर्ड। मैंने गलती से तो सेकंड लिख दिया है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज का यहाँ जो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा, सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी डेल आई एच वन, उससे ज्यादा डेल आई एच टू, और सबसे ज्यादा डेल आई एच थ्री। इसको बना लीजिए बच्चों।
ऑर्डर बना लो और उसका रीजन लिख लो। सबसे कम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, उससे ज्यादा सेकंड, और सबसे ज्यादा है आपकी थर्ड। तो इस हिसाब से अगर मैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी के वेरिएशन की बात करूं, तो एक ग्रुप में डाउन द ग्रुप, एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? ठीक है, डिक्रीज होगी। तो लिख दो वेरिएशंस, वेरिएशंस में पहला, on moving down the group ionization enthalpy decreases। down the group ionization enthalpy decreases। रीजन आपको पता है। तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम, इनको आयोनाइजेशन एंथैल्पी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम, इनको आयोनाइजेशन एंथैल्पी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले वो जिसकी सबसे कम है, फिर उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। ठीक है सुमित, दीक्षिता तुम्हारा भी ठीक है। योगेश तुम्हारा भी ठीक है। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी, एक्सेप्शन है यहाँ पर एल्यूमिनियम और गैलियम। एल्यूमिनियम का साइज गैलियम से बड़ा होता है, तो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा आपका इंडियम, उससे ज्यादा होगी एल्यूमिनियम, उससे ज्यादा गैलियम और सबसे ज्यादा बोरोन। और अगर हम लोग एक पीरियड में वेरिएशन की बात करें तो वो लिख लीजिए, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, on moving left to right in a period, ionization enthalpy increases। ionization enthalpy increases। इसके अलावा आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है, जैसा कि आपको बोर्ड पर नजर आ रहा होगा, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। अगर आपके एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, ये मैंने आपको सेकंड चैप्टर में समझाया था बच्चों,
fully filled condition is more stable than half filled condition, and half filled condition is more stable than partially filled condition. तो अगर आपका एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है और आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो एटम जो है वो ऐसा होने नहीं देगा, ऑपोज करेगा। और एटम अगर ऑपोज करेगा, फिर भी अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो सीधी सी बात है, आपको कुछ एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो जो डेल आई एच है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जितना ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी उतनी ही ज्यादा होगी। हाँ जी, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनको फटाफट से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी में अरेंज करो। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो मेरे पास में सिर्फ तीन बच्चों के कमेंट आए हैं। एक चौथे चार ही बच्चों के कमेंट आए हैं मेरे पास। तो बाकी बच्चे शायद या तो सो रहे हैं या फिर इंतजार करते हैं, वो ज्यादा होशियार हैं, इंतजार कर देंगे पहले दो चार बच्चे कमेंट कर दें, फिर उनके कमेंट को कॉपी करके हम लोग लिख देंगे। हाँ जी, दीक्षिता, सुमित, योगेश, खुशी, नियति और वीरेंद्र। अब आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, आगे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इन चारों पांचों बच्चों के अलावा जो दूसरे बच्चे हैं सिर्फ वो ही कमेंट करेंगे अपने आंसर। दीक्षिता, सुमित, योगेश, खुशी, नियति और वीरेंद्र। जब तक मैं ना बोलूं आप लोग कमेंट मत कीजिएगा। हाँ भाई, बाकी लोग फटाफट से कमेंट करो, 1 मिनट के अंदर कमेंट हो जाना चाहिए, वरना कमेंट ना करने वाले को मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा। क्योंकि हर बार ऐसे होता है, तुम लोगों ने साइंस स्ट्रीम ले तो ली, पर तुम लोगों को पढ़ाई नहीं करनी बाकियों को। सिर्फ ये 4-5 बच्चे हैं जो हमेशा अपने आंसर को बता देते हैं, बाकी सब लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। 1 मिनट के अंदर बाकी सबका कमेंट आ जाना चाहिए, वरना कमेंट ना करने वाले को मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा।
हाँ भाई संजय, कमेंट करो। हाँ जी, सबसे बड़ा इनमें कार्बन है, तो कार्बन की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी। सबसे छोटा इनमें फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनमें सबसे ज्यादा होगी। पर जो बीच के जो दो हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, अगर हम लोग उनकी बात करें तो अब मैं जिस बच्चे का नाम लूंगा सिर्फ वही जवाब देगा। तो संजय ने मेरे कहने के बावजूद कमेंट नहीं किया है। संजय, लास्ट मौका दे रहा हूं, मुझे ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन बताओ। 2p का, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ऑक्सीजन के केस में और नाइट्रोजन के केस में? संजय बताएगा सिर्फ, और कोई नहीं। ऑक्सीजन के केस में 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और नाइट्रोजन के केस में 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, सिर्फ संजय बताएगा और कोई नहीं। ऑक्सीजन के केस में 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और नाइट्रोजन के केस में 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? तो संजय भाई, तुम कमेंट भी नहीं कर रहे, तुम्हें क्लास से रिमूव कर रहा हूं मैं। हाँ भाई विकास सिंह, विकास सिंह तुम बताओ। हाँ भाई विकास, मैं 2p के कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं। ऑक्सीजन के 2p, 2p सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और नाइट्रोजन के 2p सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? नहीं जवाब दे रहे? तो भैया विकास, तुम भी पढ़ाई करने में इंटरेस्ट नहीं लग रहे मुझे। N6 और O8, अरे मैं क्या पूछ रहा हूं, तुम क्या जवाब दे रहे हो? मैं 2p इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया था ना सेकंड चैप्टर में, 1s 2s 2p 3s। इसके लिए पूछ रहा हूं कि ऑक्सीजन के 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और नाइट्रोजन के 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं। अगली क्लास में जवाब देख लेना इसका। तुम भी रिमूव हो बेटा, तुम भी पढ़ाई लिखाई करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। हाँ भाई सुमित, जवाब दो। सुमित जवाब दो, नाइट्रोजन के लिए कितने आ रहे हैं ऑक्सीजन के लिए? ठीक है, ऑक्सीजन के लिए भाई आ रहा है 2p4 और नाइट्रोजन के लिए आ रहा है 2p3। अब अगर आप लोगों को ध्यान हो कि भाई p सबशेल में आप ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते थे, अब 6 का आधा होता है p3 जो कि हाफ फिल्ड कंडीशन है। तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 2p3 है, हाफ फिल्ड कंडीशन, जबकि ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 2p4 है, पार्शियली फिल्ड कंडीशन। और जैसा कि आपको बताया गया था कि हाफ फिल्ड कंडीशन ज्यादा स्टेबल होती है किससे? पार्शियली फिल्ड से। तो यहां पर नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल निकला ऑक्सीजन से, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी से क्या होगी? ज्यादा होगी। तो जो करेक्ट ऑर्डर बनेगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वो हो जाएगा सबसे कम कार्बन की,
उससे ज्यादा ऑक्सीजन की, उससे ज्यादा नाइट्रोजन की, और सबसे ज्यादा फ्लोरीन की। ये करेक्ट ऑर्डर तुम्हारा बनेगा। क्वेश्चन लिखो एक। कमेंट कमेंट एंड कंपेयर, comment and compare first and second ionization enthalpies, first and second ionization enthalpies, first and second ionization enthalpies of sodium and magnesium, of sodium and magnesium। आप लोगों को सोडियम और मैग्नीशियम की सबसे पहले तो बताना है कि दोनों की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी में से कौन ज्यादा होगी और क्यों। फिर आपको बताना है दोनों की सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पीज में से ज्यादा कौन होगी और क्यों। सबसे पहले सिर्फ ये बताना है सोडियम और मैग्नीशियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी में से ज्यादा कौन होगी। और इसका जवाब मुझे प्रिया देगी। बाकी लोग भी अपना जवाब तैयार रखें। प्रिया, तुम्हें सिर्फ इतना बताना है कि सोडियम और मैग्नीशियम में से फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी। अगर प्रिया जवाब नहीं दे पाई तो निशा देगी जवाब। हाँ जी प्रिया, सोडियम और मैग्नीशियम में से फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी। सोडियम की ज्यादा होगी या मैग्नीशियम की ज्यादा होगी। मैग्नीशियम की ज्यादा होगी। ठीक है सर, प्रिया का जवाब एकदम सही है बच्चों। और इसका कारण, दोनों रीजंस वैलिड हैं, चाहे आप साइज के लिए कहें, क्योंकि मैग्नीशियम का साइज जो है वो सोडियम से छोटा होता है, या फिर बच्चों अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी देखें तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3s1 और मैग्नीशियम का आएगा 3s2। तो 3s2 फुल्ली फिल्ड है और 3s1 जो है वो हाफ फिल्ड है। और हमें पता है कि फुल्ली फिल्ड जो है वो हाफ फिल्ड से ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो पहली के लिए तो आप फटाफट से कमेंट कर दो अपने आंसर को, मतलब अपनी कॉपी में जो आपने लिखा है उसका सॉल्यूशन लिख लो और रीजन के साथ में दोनों रीजन बता देना। मैग्नीशियम के केस में एक तो साइज छोटा है और कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल है, फुल्ली फिल्ड है। सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे कमेंट करेंगे विशाल। और अगर विशाल जवाब नहीं दे पाया तो जवाब नियति देगी। सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम और मैग्नीशियम में से किसकी ज्यादा होगी। सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम और मैग्नीशियम में से किसकी। अच्छा, तो विशाल का कहना है कि मैग्नीशियम की सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो सोडियम से ज्यादा होगी। हाँ नियति, तुम्हारा क्या कहना है।
विशाल का तो कहना है कि मैग्नीशियम की सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम से ज्यादा होगी। विशाल, तुम जब तक अपना रीजन लिखो, नियति कमेंट करती है तब तक तुम कारण मुझे लिख के बताओ क्यों मैग्नीशियम की सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किस कारण की वजह से ज्यादा है सोडियम से। अच्छा, तुम सेकंड चैप्टर में नहीं थी? नियति जब सेकंड चैप्टर पढ़ाया था तब आप नहीं थी क्या, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया था? ठीक है, इसीलिए तुम्हें नहीं आ रहा। ठीक है, तो फिर दीक्षिता जवाब देगी। विशाल, जब तक तुम कमेंट करो क्यों, तुमने जो आंसर भेजा है मुझे वाई, मैग्नीशियम की ज्यादा क्यों है सोडियम से सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा, मैग्नीशियम ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। हाँ दीक्षिता, किसकी ज्यादा है सोडियम और मैग्नीशियम में से? विशाल, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब समझ रहे हो? एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हो उसके बाद में। तो दीक्षिता का कमेंट आया है सोडियम, क्योंकि सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। एक इलेक्ट्रॉन तो अगर तुमने मैग्नीशियम से निकाल दिया तो मैग्नीशियम जो 3s2 था वो 3s1 बन जाएगा, और सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो जो 3s1 था वो तो 3s0 हुआ, और बाकी का अंदर क्या बचा? बाकी का बचा 2p6। और जो 2p6 है वो पहली चीज तो फुल्ली फिल्ड है, और दूसरा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। नोबल गैसेस से ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसी का नहीं होता। तो भाई विशाल, गंगा अपनी उल्टी मत बहाओ, क्लास लेते हुए तुम्हें बहुत टाइम हो चुका है। पहले तो चलो सोच समझ करके हम लोग तुम्हारी गलती माफ कर देते थे कि हाँ भाई नया है या चैप्टर अब तक नहीं पढ़ा है, पर अब तो चैप्टर तुम पढ़ भी चुके हो और फिर भी तुम हर क्वेश्चन का जवाब गलत ही दे रहे हो। तो सर, जो तुम्हें कमेंट अपने सॉल्यूशन में लिखना है वो तुम्हें समझ में आ गया होगा क्या लिखना है। कि एक तो भाई सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम की ज्यादा है मैग्नीशियम से, और क्यों, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन लिख के बता दो। Mg+1 का कॉन्फ़िगरेशन तो क्या है 3s1, और जबकि Na+1 का कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2p6, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसी और का नहीं होता। ऐसे काम नहीं चलेगा बच्चों। साइंस हालांकि पढ़ाई करोगे तो तुम्हें बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगी, पर अगर पढ़ोगे नहीं या कॉन्सेप्ट को बिना सोचे समझे बस आंसर लिख दोगे तो फिर आंसर गलत ही होगा। ऑल्टरनेट डेज में क्लासेस लग रही हैं, 45 मिनट की क्लास लग रही है, तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है घर पे पढ़ने के लिए। और इस टाइम की वैल्यू समझो, तुम लोग घर पे हो, कोई काम नहीं है तुम्हारे पास में, ऑल्टरनेट डेज में क्लासेस लग रही हैं, आराम से पढ़ सकते हो। फटाफट से सॉल्यूशन लिख लो। और ये जो आंसर कमेंट नहीं करते हैं, मैंने लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अगर तुम लोग नहीं कमेंट करोगे, बस ऐसे ही नाम के लिए क्लास में ज्वाइन रहोगे, तो फिर जैसे पनिशमेंट मिलती थी क्लास के बाहर निकाल दिया जाता था, यहां भी निकाल दिया जाएगा। हाँ जी, अगर सोचो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सेकंड शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। अब सेकंड शेल में तो दो सब शेल होते हैं, 2s और 2p। 2s और 2p में से किसके केस में तुम्हें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए? सोचो और जवाब कमेंट करके बताओ। 2s और 2p, इनमें से अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो किसके केस में एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी? 2s में ज्यादा लगानी पड़ेगी या फिर 2p? ठीक है प्रिया, शाबाश।
तो जवाब जो दिया है आप लोगों ने वो है 2s, बिल्कुल सही। क्योंकि s सब शेल न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होता है, उसके बाद p, फिर d और फिर f। तो जो जितना ज्यादा न्यूक्लियस के नजदीक होगा उस पर अट्रैक्शन फोर्स जो है वो उतना ही क्या होगा, ज्यादा। इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब है टेंडेंसी टू फाइंड नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के नजदीक पाए जाने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं पेनिट्रेशन पावर। और सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है एस की, फिर पी की, फिर डी की और फिर एफ की। तो इस हिसाब से अगर सेम शेल के दो अलग अलग सब शेल्स हैं, जैसे एस पी या पी डी या डी एफ, तो इनमें से जिसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होगी उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। तो इसीलिए मैंने लिखा है डेल आई एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेटिंग पावर। लिख लो। और पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब लिख देना टेंडेंसी टू फाइंड नियर द न्यूक्लियस। टेंडेंसी टू फाइंड नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास में पाए जाने की प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं क्या, पेनिट्रेटिंग पावर। तो ऑर्डर भी बना लेना, यही ऑर्डर पेनिट्रेटिंग पावर का है या आप कह सकते हो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का है। बेरिलियम और बोरोन में किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी? बेरिलियम एंड बोरोन, किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी? और मुझे जवाब देगा, मुझे जवाब चाहिए, बाकी और कोई कमेंट नहीं करेगा। अरे जवाब मुझे चाहिए, निशा से ही चाहिए। हाँ जी निशा, जवाब दो। बेरिलियम और बोरोन में से किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी? निशा यादव। बेटा इतना टाइम नहीं है हमारे पास में, एक छोटा सा शब्द ही तो तुम्हें कमेंट करना है। निशा, है? अरे बेटा देवांश यादव, गलत क्लास में आ गए हो। तो निशा कोई कमेंट नहीं कर रहे तुम? बेरिलियम, बेरिलियम का सिंबल बी होता है, बी नहीं होता, बी बेरियम होता है। तो भाई बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ज्यादा होगी बोरोन से, क्योंकि बेरिलियम का भले साइज बड़ा हो पर बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है 3s2, सॉरी 2s2, जो कि जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है वो फुल्ली फिल्ड है। जबकि अगर बोरोन की बात करें तो उसका कॉन्फ़िगरेशन है 2p1, 2p1 पार्शियली फिल्ड है, और बेरिलियम का जो है आपका 2s2 वो फुल्ली फिल्ड है। आंसर लिख लेना। तो ये हो गई बच्चों अपनी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट जो जनरल करैक्टर या जो जनरल प्रॉपर्टी हम लोगों को करनी है
वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करते हैं डेल ईजी कैपिटल एच। जैसे आपने डेल आई लिखा वैसे ही वहां ईजी लिखना है, डेल ईजी कैपिटल एच। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी का जिक्र तब होता है जब इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जिक्र तब होता है जब इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करना है। डेफिनेशन लिखिएगा, the energy the energy change taking place the energy change taking place during the during the addition of n electron addition of n electron in the outermost shell in the outermost shell of an isolated gaseous atom of an isolated gaseous atom isolated gaseous atom is called electron gain enthalpy is called electron gain enthalpy। यहां मैंने एनर्जी गिवन या एनर्जी रिलीज ऐसा नहीं लिखवाया है, मैंने लिखवाया है एनर्जी चेंज। एनर्जी चेंज का मतलब यह है कि हो सकता है आपको एनर्जी देनी पड़े या हो सकता है आपको एनर्जी मिल जाए। तो जैसा कि आपने पढ़ा है 10th क्लास में भी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है और एक्सोथर्मिक जिसमें हमें एनर्जी मिल जाती है। तो यहां पर हो सकता है आपको एनर्जी देनी पड़े इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, और हमें एनर्जी देखो तभी देनी पड़ेगी जब एटम इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करना चाहता। हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन को जो गेन नहीं करना चाहता वो मेटल होता है कि नॉन मेटल? कमेंट करो जरा, कोई भी कमेंट कर सकता है। जो इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करना चाहता वो मेटल होता है कि नॉन मेटल होता है? हाँ जी, मेटल होता है, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करना ही नहीं चाहता, वो तो लूज करना चाहता है। पर फिर भी तुम इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाह रहे हो ना। तो अगर तुम इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहते हो और मेटल या एटम ऐसा नहीं होना चाहता, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता, तो बताओ आपको एनर्जी देनी पड़ेगी मतलब प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा, या आपको एनर्जी मिलेगी मतलब प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा? कोई भी कमेंट कर सकता है। एंडोथर्मिक होगा प्रोसेस ये वाला कि एक्सोथर्मिक होगा? ठीक है, एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, चलो आप लोगों को समझ में आ रहा है। एंडोथर्मिक का मतलब आप एनर्जी देंगे। अगर आप एनर्जी देंगे तो जिसे एनर्जी दे रहे हैं उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। बढ़ने का मतलब जो एनर्जी में चेंज आएगा वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? आपने जिस एटम को एनर्जी दी उसकी एनर्जी बढ़ गई, तो उसकी एनर्जी में जो चेंज आया वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? क्रिया का जवाब आया नेगेटिव आएगा। अंशुल का कहना है पॉजिटिव, और विशाल ने तो डैश लगा के छोड़ दिया, फिल इन द ब्लैंक। मैं भरूंगा विशाल इस फिल इन द ब्लैंक को। नेगेटिव कैसे आ जाएगा बच्चों? क्या तुम लोग नेगेटिव कैसे बोल रहे हो? पहले उसकी मान लो एनर्जी 10 जूल की थी, अब तुमने उसे 5 जूल की एनर्जी और दे दी तो उसकी 15 हो गई। चेंज कितना आया? 15 - 10 5 जूल प्लस 5 जूल आएगा।
तो मेटल्स के केस में आपको एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, तो मेटल्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आती है। नॉन मेटल्स जो कि खुद इलेक्ट्रॉन को लेना चाहते हैं किसी भी हाल में, उनके केस में हमें कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ती, उल्टा हमें एनर्जी मिलती है। तो नॉन मेटल्स के केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आती है नेगेटिव में। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे जब तक आप ये जो 2 पॉइंट मैंने समझाए हैं आपको, मेटल्स के लिए पॉजिटिव में क्यों है और नॉन मेटल्स के लिए नेगेटिव में क्यों है, आप इनके रीजंस को नेक्स्ट क्लास से पहले लिख करके तैयार रखेंगे। चलो मैं तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में।